नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है क्लास 12th स्टूडेंट के लिए है। क्लास 12th बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 हम लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये कौन सा वीडियो? ये 7th वीडियो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप जाके प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख लीजिए, तब जाके आप इस वीडियो पे आइए, तब जाके ये वीडियो आपको समझ में आ पाएगा। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप ले सकते हैं। और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप बायोलॉजी बूस्टर ऐप पे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसे शुरू करते हैं। देखिए dN/dt इक्वल टू Rn, ये इक्वेशन हमें मिली थी dN/dt इक्वल टू Rn। अब इनमें ये चीजें है क्या? देखो R क्या है? R इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, R इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। R क्या है? ये R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है R। ठीक है, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिजल्ट्स इन जे शेप्ड कर्व। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हुई थी इसकी रिजल्ट इन जे शेप्ड कर्व। जे शेप्ड कर्व होगा पहले इस तरीके से। ठीक है, हाँ, द फाइनल इक्वेशन विल बी, फाइनल इक्वेशन जो रहेगी वो क्या रहेगी? NT इक्वल टू N0 ERT। फाइनल इक्वेशन ये रहेगी NT इक्वल टू N0 ERT। मैं फिर रिपीट करता हूं, NT इक्वल टू N0 ERT, ये फाइनल इक्वेशन रहेगी। ठीक है, ये चीजें क्या क्या है? NT क्या है? Population density after time t, population density after time t is NT. N0 क्या है? Population density at time 0, population density at time 0. NT population density at time t, after time t. N0 population density at time 0. ठीक है, E क्या है? The base of natural logarithms, the base of natural logarithms। और R क्या है? Intrinsic rate of natural increase, intrinsic rate of natural increase। तो ये सारे डिनोशन जो है, ये सारी जो चीजें हैं, इनके बारे में यहाँ बताया गया है कि ये क्या है। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं। अब बी है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ, और लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमें जो चीजें समझनी है वो क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज सीन व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आता कब है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व तब आता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। ये पहली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज सीन व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। When the resources are limited, competition between the individual occur। जब resources limited होंगी तो individual के बीच में competition होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? रिसोर्सेज कम है, कोई चीज कम है तो उसको पाने के लिए इंडिविजुअल के बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा। ठीक है, तो वही चीज बताई गई है, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल अकर। कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल होगा। यहाँ पे कुछ और बातें समझते हैं दोस्तों। When growing in limited resources, a population initially goes through lag phase। जब ग्रोइंग लिमिटेड रिसोर्सेज में कोई पॉपुलेशन ग्रो करती है तो वो पहले लैग फेज में जाती है, फॉलोड बाय फेज ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। फिर एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज आता है, और उसके बाद डिक्लेरेशन, फाइनली असिम्प्टोट। फिर डिक्लेरेशन फेज आता है और फिर फाइनली असिम्प्टोट आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसका कर्व रहता है, उसका ग्रोथ का पूरा खांचा रहता है, पूरा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, द कर्व ऑब्टेन इज सिग्मॉइड इन शेप। कर्व ऑब्टेन कैसा होगा? सिग्मॉइड इन शेप। सिग्मॉइड कर्व ऑब्टेन होता है। मेरे कैमरे में मच्छर बैठ गया। चलिए, तो द कर्व ऑब्टेन इज सिग्मॉइड इन शेप। कर्व ऑब्टेन इज कैसा शेप में होगा? सिग्मॉइड होगा शेप में। ठीक है, एस शेप इस तरीके से होगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोन एज Verhulst peer logistic growth। This type of population growth is known as Verhulst peers logistic growth। ये साइंटिस्ट का नाम है, इनके आधार पे इन्होंने डिस्कवर किया, तो इनके आधार पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है मेन। ठीक है, dN/dt इक्वल टू Rn k minus n upon k, k minus n upon k। ठीक है, ये इस तरीके से इक्वेशन में फिर रिपीट करता हूं, dN/dt इक्वल टू Rn k minus n upon k। ठीक है, यहाँ पे चीजें क्या क्या है? n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ठीक है, R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये पता ही है अपन को। ठीक है, R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और K क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। K क्या है? K नई चीज यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, क्लियर है बात? K क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। अब इस ग्राफ को देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, ये टाइम यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और ये पॉपुलेशन साइज दी हुई है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है पॉपुलेशन साइज भी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है पहले तो, फिर एकदम से बढ़ेगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज आएगा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, और फिर डिक्लेरेशन फेज आएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज किस तरीके से रही, पहले तो कांस्टेंट रहती है, फिर एकदम से बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है, ये कैरिंग कैपेसिटी, ये लाइन जो दिख रही है आपको डॉट डॉट, ये कैरिंग कैपेसिटी है। तो कैरिंग कैपेसिटी पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगी पॉपुलेशन साइज जो है वो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ था, कर्व था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। क्लियर है बात, ये इस तरीके से है। दोस्तों पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये, ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो इसको ढंग से अच्छे से समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब पॉपुलेशन का आपस में इंटरेक्ट करना, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज ऑफ टू टाइप। पॉपुलेशन इंटरेक्शन दो तरह का होता है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन कितने टाइप का होता है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन मतलब पॉपुलेशन का आपस में इंटरेक्ट करना। पॉपुलेशन इंटरेक्शन कितने टाइप का होता है, इंटर स्पेसिफिक होता है और इंट्रा स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, पहले इंट्रा स्पेसिफिक देख रहे हैं हम, फिर इंटर देख रहे हैं, ठीक है। पहले इंट्रा स्पेसिफिक की बात करते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन occur between the same species। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन मतलब सेम स्पीशी के बीच में इंटरेक्शन होना, सेम स्पीशी, ह्यूमन के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो ये इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन occur between the different species। डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होना इंटर स्पेसिफिक है। देखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन कितने प्रकार के हैं, दो, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीशी के बीच में ही आपस में कंपटीशन होना इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है। और दो अलग अलग स्पीशी के बीच में, डियर और लॉयन, इनके बीच में कंपटीशन होना, ठीक है। या ये तो प्रेडेशन वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है। डियर और काउ, ये दोनों ही घास के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कंपटीशन होना, ये है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे दिए हुए हैं आपके, कई सारे टाइप हैं, नेम ऑफ इंटरेक्शन या टाइप ऑफ इंटरेक्शन भी आप कह सकते हैं। रेस्पॉन्स क्या होता है, स्पीशी ए में क्या रेस्पॉन्स होगा और स्पीशी बी में क्या रेस्पॉन्स होगा, ठीक है। यहाँ पे 6-7 ही दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, मैंने थोड़े और एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की आपको, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, न्यूट्रलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन, एमेंसलिज्म, प्रिडेशन, पैरासिटोइडिज्म और पैरासिटिज्म, ठीक है। ये 8 है, ठीक है। कितने हैं ये, 8 है, ठीक है। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव का मतलब फायदा हो रहा है, नेगेटिव का मतलब नुकसान हो रहा है, जीरो का मतलब न्यूट्रल, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। मैं फिर रिपीट करता हूं, पॉजिटिव का मतलब फायदा हो रहा है, नेगेटिव का मतलब नुकसान हो रहा है और जीरो का मतलब न्यूट्रल, यानी कि ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, स्पीशी ए भी पॉजिटिव, स्पीशी बी भी पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों स्पीशी को जब फायदा हो तो म्यूचुअलिज्म कहलाता है। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, फिलहाल ये समझ लें आप कि इस टेबल से आप याद रख सकते हैं इसको कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, दोनों स्पीशी का जब फायदा होता है तो म्यूचुअलिज्म है। न्यूट्रलिज्म क्या होता है, दोनों स्पीशी का ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन आपस में इंटरेक्ट कर रही है, तो वो न्यूट्रलिज्म है। कॉमेंसलिज्म क्या होता है, एक स्पीशी का तो फायदा है लेकिन दूसरी स्पीशी न्यूट्रल है, दूसरी स्पीशी का ना फायदा है ना नुकसान है, ठीक है। इसके बाद कंपटीशन क्या होता है पता ही है आपको, दोनों स्पीशी का नुकसान होता है कंपटीशन में। अगर एक ही चीज के लिए दोनों स्पीशी लड़ेंगे तो दोनों के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो इसमें दोनों स्पीशी का नुकसान है, ठीक है। कंपटीशन क्या होता है, दोनों स्पीशी का नुकसान है इसमें। एमेंसलिज्म क्या होता है, एमेंसलिज्म यानी कि एक का नुकसान और एक न्यूट्रल, एक का तो नुकसान होता है एमेंसलिज्म, लेकिन एक जो है वो न्यूट्रल रहती है, उसका ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, ठीक है। प्रिडेशन में क्या होता है, एक का फायदा होता है एक का नुकसान होता है। प्रिडेशन मतलब शेर हिरण को खा गया तो शेर का फायदा हिरण का नुकसान, ठीक है। तो ये प्रिडेशन हो गया, एक का फायदा एक का नुकसान। पैरासिटोइडिज्म क्या होता है, इसमें एक का फायदा एक का नुकसान, अगेन वही चीज है। और पैरासिटिज्म क्या होता है, एक का फायदा एक का नुकसान। पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासाइट कोई आपके ऊपर आके बैठ गया तो पैरासाइट का तो फायदा है, आपका क्या फायदा है उसमें, ठीक है। तो पैरासाइट का फायदा आपका नुकसान, ठीक है। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक का फायदा एक का नुकसान, ठीक है। तो ये इस टेबल से आपको याद रहेगा कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कॉमेंसलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिशन क्या होता है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक को लेते जाएंगे और एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले म्यूचुअलिज्म फिर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात।
अब एक एक करके इन रिलेशनशिप को, इन इंटरेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? इन दिस इंटरेक्शन बोथ द स्पीशीज इंटरेक्ट टू बेनिफिट ईच अदर। इस इंटरेक्शन में क्या होगा, दोनों स्पीशीज जो है वो इंटरेक्ट करेगी आपस में एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए, टू बेनिफिट ईच अदर। लाइकेंस एंड माइक्रोराइजा आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। लाइकेंस एंड माइक्रोराइजा, ठीक है। अब लाइकेंस और माइक्रोराइजा को एग्जांपल बोला है, मतलब इनकी दोस्ती बहुत पक्की है। कैसे पक्की है? देखो, लाइकेंस इज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी। लाइकेंस क्या होता है? एल्गी और फंगी का रिलेशनशिप जो होता है, एल्गी और फंगी की जो दोस्ती होती है उसको लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोराइजा रिलेशनशिप बिटवीन द फंगी एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। हायर प्लांट के रूट्स और फंगी के बीच में अगर रिलेशनशिप हो तो उसको माइक्रोराइजा कहते हैं, ठीक है। तो गहरी दोस्ती हो अगर, ठीक है, तो उसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। दोनों का ही फायदा होता है गहरी दोस्ती में, ठीक है। क्लियर है बात? आपका कोई अच्छा फ्रेंड है तो आपकी भी स्टडी में हेल्प करता होगा, आप भी स्टडी में उसको हेल्प करते होंगे, तो इस तरीके से दोनों का फायदा होता है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए, लाइकेंस और माइक्रोराइजा। लाइकेंस माइक्रोराइजा क्या है? ये मतलब ग्रुप है, ठीक है। लाइकेंस का मतलब होता है, लाइकेंस का मतलब जब एल्गी और फंगी का एक साथ होते हैं, जब एल्गी और फंगी एक साथ होते हैं तो उस ग्रुप को लाइकेंस बोल दिया जाता है। ये एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। और जब हायर प्लांट के रूट्स, हायर प्लांट जो है, मान लीजिए हायर प्लांट है, ठीक है, इसके जो रूट्स है, इसके रूट्स और फंगाई, ये एक फंगाई बना देता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। हायर प्लांट्स के रूट और ये फंगाई, तो हायर प्लांट्स के रूट और इस फंगाई में दोस्ती है, ठीक है, इन दोनों में दोस्ती है, तो इस रिलेशनशिप को कहा जाता है माइकोराइजा। क्या कहा जाता है? माइकोराइजा, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड समझते हैं। थर्ड क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, सेकंड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो मैंने 8 फैक्टर्स बताए थे आपके एनसीईआरटी में, वो 8 नहीं गिवन है, 5 या 6 ही गिवन है, ठीक है। तो हम जो गिवन है वो पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। कॉमेंसलिज्म की बात करते हैं। कॉमेंसलिज्म क्या है? इट इज एन इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट द अदर स्पीशीज इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। देखो, इट इज एन इंटरेक्शन, ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें क्या होता है, इट इज एन इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट द अदर स्पीशीज। एक स्पीशीज जो है दूसरे को बेनिफिट तो पहुंचाती है लेकिन इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, ठीक है। It is an interaction in which one species benefit other species is neither harmed nor benefited. एक स्पीशीज दूसरे को फायदा पहुंचाती है लेकिन उसको ना कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। मतलब दो हैं तो एक को फायदा हो रहा है, एक को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बात? An orchid growing as an epiphyte on a mango branch is example of commensalism. ऑर्चिड जो है, ऑर्किड का एग्जांपल दिया है। ऑर्किड जो एपिफाइट की तरह ग्रो करते हैं मैंगो ब्रांच पे, मैंगो ट्री के ब्रांच पे जो ग्रो करते हैं, तो उनको कोई फायदा होता है, उनको तो फायदा होता है कि वो रूट से अपने न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे हैं, लेकिन प्लांट्स को उससे ऐसा कोई पर्टिकुलरली नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका किसका एग्जांपल है? कॉमेंसलिज्म का। एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म। थर्ड है कंपटीशन, फोर्थ है कंपटीशन। कंपटीशन इट कैन बी, दोनों का ही नुकसान होगा, माइनस माइनस दोनों का नुकसान। इट कैन बी इंटर स्पेसिफिक एज वेल एज इंट्रा स्पेसिफिक। ये इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, ये इंटर स्पेसिफिक हो सकता है और ये इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है। कंपटीशन इट कैन बी इंटर स्पेसिफिक एज वेल एज इंट्रा स्पेसिफिक, दोनों ही हो सकता है। ये कंपटीशन अकर बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फॉर फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है, उनके बीच में अगर कंपटीशन हो फूड के लिए, शेल्टर के लिए, तो वो इस कैटेगरी में आता है, वो कंपटीशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इट अकर व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ऑब्वियस सी बात है, जब रिसोर्स लिमिटेड होगी तो ही कंपटीशन होगा। और ये वाला जो कंपटीशन है, ठीक है, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो इंटरेक्शन है, ये कब होता है? जब रिसोर्स लिमिटेड होती है। तो रिसोर्स लिमिटेड होगी तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा।